एकेडमी के अंदर। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, हम आज जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड इन्फोग्राफिक इंफॉर्मेशन के साथ हम लेके आए हैं RSCIT एग्जाम्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपके पास ये पूरा का पूरा एक फ्लो जो है, जो सिलेबस का फ्लो है, वो बिल्कुल आपके माइंड में सेट रहेगा। तो ये एक हमारी टीम के द्वारा किया गया एक बेहतरीन प्रयास है। तो माई सेल्फ अभिषेक, जो हमेशा रियल टेक इन्फॉर्मेशन पे बात करने पे बिलीव करता है और कोशिश यही करता है कि आपकी जो नॉलेज है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे रहे, अच्छे लेवल पे रहे और डिटेल में रहे। अब बात यहाँ पे सबसे बड़ी ये आती है, ये इन्फोग्राफिक्स क्या होता है। देखिए, आप जब एग्जाम्स में जाते हैं तो उससे पहले आप बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज होती है जो टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर होती है, बहुत सारे आप उनको रिव्यू करके जाते हो। लेकिन अगर मेन कोर पॉइंट्स हम इन्फोग्राफिक के माध्यम से समझें, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के माध्यम से अगर आप उसको मेमोराइज करेंगे तो 110% आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आपका जो सब्जेक्टिव नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है कि हमने एक इन्फोग्राफिक्स फास्ट रिवीजन आपके लिए डिज़ाइन किया है, जैसे कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसका मेन मोटिव है कि लास्ट मोमेंट जो रिवीजन होता है वो इन्फोग्राफिक बेसिस पे हो, जिसमें कि इमेज के साथ और टेक्स्ट के साथ एक आपको बहुत सारी चैप्टर्स का एक पूरा का पूरा आप ये कह सकते हैं ओवरव्यू मिल जाए, उसको लेकर ये सीरीज है। याद रखिए, बहुत ही कीन नॉलेज के साथ, बहुत ही डेप्थ नॉलेज के साथ हमारी टीम ने इस इन्फोग्राफिक को डिज़ाइन किया है और ये फर्स्ट टाइम है आपके RSCIT सिलेबस में जब हमने इन्फोग्राफिक के साथ फास्ट रिवीजन सीरीज आपको दी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अगर आपको लगता है कि इन्फोग्राफिक्स हमारे बहुत काम किए तो आप नीचे हमने लिंक भी दे दिया है, उससे भी आप जाके इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम है, तैयार हो जाइए और उम्मीद कीजिए, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ और आप अपना जितना भी टाइम दें बहुत ही अटेंशन से दें, क्योंकि हम जितने भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। टोटल नए सिलेबस के अनुसार जितने भी आपके कंटेंट हैं और जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उसको हम डिटेल में इन डेप्थ भी बात करेंगे और फ्लो में भी बात करेंगे, जो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर्स के एक कोर लेक्चर के साथ। सबसे पहले आपके सामने जो हमने कवर किया है वो आपको कवर कर रहा है कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम इसके लिए हमारा यहाँ पे टॉपिक कवर जो करना है वो टॉपिक हमने कवर किया है कि एक कंप्यूटर जो टाइप है उससे क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने फंडामेंटल क्लासिफिकेशंस किया है आपके कंप्यूटर बेस को। अगर हम कंप्यूटर्स को एक नॉर्मली भाषा में जानते हैं, इनपुट होती है, फिर प्रोसेस होता है और उसके बाद आउटपुट निकल के आता है, ये हमारी कंप्यूटर की डेफिनेशन है। लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि फंक्शंस मतलब कार्य के आधार पर आप कंप्यूटर्स को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं और क्या क्या उसका फ्लो रहता है। तो इसी क्रम में हमने सबसे पहले कवर किया है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस के हिसाब से कंप्यूटर्स का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हमने सबसे पहले बात किया है एनालॉग कंप्यूटर्स का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नॉर्मली जो इस एनालॉग कंप्यूटर्स होता है वो नॉर्मली टेम्परेचर्स को या फिर प्रेशर्स को मेजरमेंट करने का काम करता है। तो इस टाइप का जो भी कंप्यूटर होगा उसको हम एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में रखेंगे, जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। और इसके एग्जाम्पल में हमने देखा कि वॉल क्लॉक, थर्मोमीटर, स्पेडोमीटर या मरकरी जो होता है, ये जो होते हैं ये सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स के। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि अगर हम फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइड करें तो सबसे पहला नंबर आता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर्स का। दूसरी हम बात करें तो दूसरा हमारा जो नंबर आएगा वो आएगा आपके डिजिटल कंप्यूटर का। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या काम करता है, ये जो प्रोसेस करता है डेटा को वो डिजिट में मतलब कि 0 और 1 के अंदर अपना वर्क प्रोसेस करता है और इसका रिजल्ट भी न्यूमेरिकल बेसिस पे रिजल्ट्स इसका आता है। तो नॉर्मली इससे जो आउटपुट रिजल्ट्स होता है, जिसका प्रोसेसिंग होता है, वो 0101 के प्रोसेस में अंदर होता है। तो इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, जो डिजिटल वॉक होती है,
जो आपका कैलकुलेटर होता है, जो आपका एटीएम है, इन सब के अंदर डिजिटल कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाता है। लैपटॉप्स, मोबाइल्स, तो वहाँ पे जो कैलकुलेशंस होती है वो 0-1 के फॉर्मेट में होती है, जिससे कि प्रोसेसिंग आपका जो डिस्क्रीट डेटा होता है उसके अंदर यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल को भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन, डिजिटल वॉच, कैलकुलेटर एंड एटीएम मशीन्स, जिसके अंदर डिजिटल कंप्यूटर्स जो फंक्शंस बेसिस है वो उसका वर्गीकरण यहाँ पे करता है। दोस्तों स्क्रीन पे आपको दिख रहा है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो ये बोल सकते हैं कि जैसे हमने एनालॉग कंप्यूटर्स को पढ़ा और डिजिटल कंप्यूटर को पढ़ा, तो इन दोनों का जो मिक्स स्पेसिफिकेशंस रखता है उन सबको हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहते हैं। मतलब कि टेम्परेचर के साथ साथ वो डिस्क्रीट या न्यूमेरिकल डेटा को 0-1 के फॉर्मेट को प्रोसेसिंग में रखता है। ऐसे जो भी कंप्यूटर्स होंगे वो सब हाइब्रिड कंप्यूटर्स के में रखा जाता है, और ये जो डिज़ाइन किए जाते हैं ये स्पेसिफिक टास्क के लिए किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आईसीयू में अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो आपने देखी होगी एक मशीन चलती रहती है जो आपके बॉडी जो हार्ट बीट है उसको कैलकुलेट करती रहती है, जिसे ईसीजी भी कहते हैं, या फिर आपके पेट्रोल पंप है जिसका एक फंक्शनलिटी केवल पेट्रोल का मेजरमेंट करना है। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है, जो कंप्यूटर होते हैं, वो सब हाइब्रिड कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फंक्शंस के आधार पर कंप्यूटर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी हो गई। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो साइज एंड पावर के हिसाब से भी आपको क्लासिफिकेशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो हमने इसको इन्फोग्राफिक्स के बेसिस पे बताया है कि जैसे सबसे पहले आता है माइक्रो कंप्यूटर्स। तो ये वो कंप्यूटर्स हैं जो नॉर्मली यूज़ आते हैं, जिसको आप अपने होम्स में या ऑफिस में देखते हैं, जैसे कि लैपटॉप, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। ये सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं ये सब आपके माइक्रो कंप्यूटर्स की कैटेगरी में दोस्तों आते हैं। उसके बाद आता है मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, जो कि थोड़े से आप ये बोल सकते हैं बड़े होते हैं साइज़ में और बहुत पावरफुल भी होते हैं, जैसा आपने यहाँ पे मेंशन किया है। और जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर इस तरीके के कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला आएगा माइक्रो कंप्यूटर्स, उसके बाद आएगा मिनी फ्रेम एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये आपको माइंड में रखना है इसके लेवल के हिसाब से, छोटे से बड़ा। फिर सबसे बात आती है सुपर कंप्यूटर की, जो कि बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये बहुत सारे डेटा पे वर्क करते हैं, और जो इनके रिजल्ट्स होते हैं उनकी एक्यूरेसी लेवल भी बहुत अच्छी होती है। स्पेसिफिक साइंटिफिक टास्क करने के लिए ये यूज़ होते हैं, नॉर्मली फॉरकास्टिंग कि आगे भविष्य में क्या हो सकता है, या मौसम की जानकारी के लिए सुपर कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे की माइलस्टोन्स की बात करें तो दो नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो है वो है CDC 600, एंड जो इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर्स है वो है परम। तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर्स के टाइप्स एंड क्लासिफिकेशंस के बारे में पूरी का पूरा नॉलेज होना हमने यहाँ पे बता दिया है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो सेशन है इतना सा आपको समझ में आ गया होगा कि हमने एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर को समझा। उसके बाद माइक्रोफ्रेम, मिनी फ्रेम्स और सुपर कंप्यूटर्स को हमने समझा, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर नंबर 1 में, जो कि आप सार कर सकते हैं कि इसका उपयोग आप इस तरीके से क्लासिफिकेशन बेसिस पे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेशंस पे। अब दोस्तों यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो वापस कंप्यूटर फंडामेंटल्स की कुछ इन्फॉर्मेशंस जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले बहुत बार पूछा गया है कि बूटिंग जो होता है, व्हाट इज बूटिंग, मतलब बूटिंग क्या होती है, उसके बारे में आपको पूछा गया है। तो हम आपको बताते हैं, जैसे ही आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, चाहे आपका लैपटॉप है चाहे आपका डेस्कटॉप है, जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो आप ये देखिएगा जैसे ही आप बटन को प्रेस करते हैं एक प्रोसेस होना चालू होता है। तो उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो आपका सिस्टम है वो ये देखता है कि जितने भी हमारा फाइल मैनेजमेंट है या फिर सिस्टम में जितने भी हमारे एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे बूट करने का प्रोसेस होता है नॉर्मली कि आपका जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट हो रहा है या फिर कंप्यूटर बंद हो जाता है या हम उसको वापस रीस्टार्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को दोस्तों बोलते हैं बूटिंग। यहाँ पे कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। हम जैसे इस बटन को दबाते हैं तो आपने देखा होगा आपका प्रोसेस चालू हो जाता है कंप्यूटर्स का। अब बात आती है कि ये बूटिंग कितने टाइप की होती है। तो दोस्तों यहाँ पे बूटिंग दो टाइप की होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग और एक होती है वार्म बूटिंग। अब देखिए कोल्ड बूटिंग क्या होती है और वार्म बूटिंग क्या होती है, उसको समझने से पहले इनके प्रकार समझ लो
कि जो कोल्ड बूटिंग होती है वो हार्ड नेचर की बूटिंग होती है और वार्म बूटिंग जो होती है वो सॉफ्ट नेचर की होती है। अब ऐसा क्यों, ये देख लेते हैं। कोल्ड बूटिंग के अंदर हमने मेंशन किया है कि जब आपका कंप्यूटर बिल्कुल बंद रखा है और आपने उस कंप्यूटर को ऑन किया है तो स्टार्टिंग ए कंप्यूटर दैट इज द कंप्लीटली पावर्ड ऑफ, मतलब कंप्यूटर बिल्कुल बंद था, आप आए, आप बिल्कुल कंप्यूटर बंद था और आपने पूरी रात कंप्यूटर बंद था, मॉर्निंग में आए, मॉर्निंग में आके आपने कंप्यूटर को स्विच को ऑन किया, तो अब एक प्रोसेस जो हो रहा है दिस इज नोन एज द कोल्ड बूटिंग प्रोसेस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल मतलब कोल्ड प्रोसेस के अंदर है, अभी पहले से ठंडा पड़ा था, अब वो चालू हो रहा है, तो धीरे 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 अपने सिस्टम को मैनेज कर रहा है, तो इसको बोलते हैं आपका कोल्ड बूटिंग। वहीं अगर वार्म बूटिंग की बात करें जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट बूटिंग, अब हार्ड बूटिंग क्यों बोल रहे हैं हम कोल्ड बूटिंग को, क्योंकि वो पूरा प्रोसेस ले रहा है। अब सॉफ्ट बूटिंग क्या होता है, रीस्टार्ट ए कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी रनिंग। अभी मान लो अभी मैं कंप्यूटर पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एकदम से कंप्यूटर बंद हो जाए और फिर मैं चालू करूंगा तो ऑब्वियसली बात है 3-4 घंटे से वो कंप्यूटर चल रहा है और वो वापस रीस्टार्ट होने के मूड में आ चुका, तो उस वाले सेशंस को हम बोलते हैं वार्म बूटिंग सेशंस। इसके अंदर इसका जो कंप्यूटर है वो पहले से ही वार्म नेचर में है और रिसेंटली वो यूज हो रहा था, तो अब वो जो प्रोसेस होगा वो बहुत जल्दी हो पाएगा इसको लेकर, तो वो आ जाता है आपका वार्म बूटिंग के अंदर। आई होप सो, उम्मीद करता हूँ ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा सा हम इसको मूवमेंट दे देते हैं जिससे आपको समझ में आए। अब दोस्तों यहाँ पे हमने आपको कवर किया है कि थोड़ा सा हम आपको ये भी एडजस्ट कर देते हैं जिससे आपको स्क्रीन में बहुत नीट एंड क्लीन समझ में आए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो आपका जो कंप्यूटर है वो कैसे कम्युनिकेट करता है, उसको आपको समझना पड़ेगा। आपके जो इंस्ट्रक्शंस है उसको वो कैसे कवर करता है, उसको हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इनपुट डिवाइसेस को समझना है कि इनपुट मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर में इन कैसे होती है। तो अगर जो डिवाइसेस, जो भी यंत्र इन करने इंफॉर्मेशंस को इन करने का काम करता है, मतलब कि आप किसी भी माध्यम से कोई भी इंफॉर्मेशंस या कोई भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, दिस इज नोन एज द इनपुट डिवाइस, राइट है। उसके बाद बात आती है कि पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है। तो कोई भी एक्सटर्नल हार्डवेयर कनेक्ट टू द कंप्यूटर सच एज द कीबोर्ड एंड माउस, कोई भी जैसे एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर अगर आपने कीबोर्ड अटैच किया है, आपने प्रिंटर अटैच किया है, माउस अटैच किया, इन सारी डिवाइसेस को हम इस कैटेगरी में भी डालते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जब डिवाइसेस की बात आती है तो इसमें बहुत बार क्वेश्चन उठ जाता है, जैसे नॉर्मली आप यूज करते हैं कीबोर्ड, तो कीबोर्ड के अंदर बहुत ही जो फंक्शंस कीज है जिनके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हमने यहाँ पे कवर किया है। तो कुछ टॉगल कीज होती है, इस टॉगल कीज के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है, जैसे कि कैप्स लॉक्स, नम लॉक्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सब किस में आता है, आपके टॉगल कीज के अंदर। याद रखिएगा कीबोर्ड के अंदर ये टॉगल कीज की कैटेगरी के अंदर आता है और इसको हम मतलब कि कैप्स लॉक है जिससे कैपिटल हो जाते हैं, नम्स लॉक है जिससे नंबर्स प्रेस लॉकिंग हो जाता है, ये सब जो होता है वो टॉगल की के अंदर आता है। दूसरा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कॉम्बिनेशन कीज कीबोर्ड में कौन कौन सी होती है। तो जैसे आपको कोई कॉपी करना होता है तो आप सी अकेला नहीं प्रेस करते, आप कंट्रोल+C दबाते हो, तो यहाँ पे कंट्रोल एंड सी को कॉम्बिनेशन बनता है। तो ऐसी जो की होती है दिस इज नोन एज द कॉम्बिनेशन की, जैसे कि जिसमें कंट्रोल अल्ट एंड शिफ्ट का साथ कोई सब्जेक्ट्स बन जाता है, मतलब कोई टेक्स्ट आपका बन जाता है, या कंट्रोल अल्ट या कंट्रोल शिफ्ट और उसके साथ फिर कोई कैरेक्टर प्रेस होता है, दिस इज नोन एज द कॉम्बिनेशंस की। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है, इसलिए आपको थोड़ा सा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रॉपर वे में देखना है दोस्तों। उसके बाद बहुत बार ये पूछा जाता है कि जब हम डिवाइसेस की बात करते हैं तो MICR, GMR, BCR, ये सब जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सब होते हैं रीडर्स, एक स्पेशल स्कैनर टाइप के रीडर होते हैं। MICR, OMR, BCR, इन सब की जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होनी चाहिए, आपको इसको देख के जाना है। MICR की क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको प्रॉपर वे में देखना है क्योंकि बहुत जरूरी होता है। ऑप्टिमल मार्क रीडर ये आपको याद करना पड़ेगा। MICR, PCR, इन सब की जो ये एक तरीके का स्कैनर होते हैं, इस टाइप के डिफरेंट स्कैनर्स हमने यहाँ पे दिखाने की भी कोशिश करी है। जो चेक पे होता है वो आपको दिख रहेगा, इसी तरीके से आपका BCR होता है जो बार कोड होता है, तो वो सब जो आपको बिल पे दिखते हैं वो सब स्कैनर की कैटेगरी में आते हैं जो कि पेरिफेरल डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरीके से गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार जॉयस्टिक्स यूज होती है, ग्राफिक्स टैबलेट यूज होता है, जिसके कारण आप गेम आसानी से खेल पाते हैं। जिसको आप मूवमेंट करते हैं तो आपका जो कर्सर है वो भी आपका ऑटोमेटिकली मूवमेंट करता है, तो वो सब भी पेरिफेरल यूनिट्स के अंदर
किया जाता है। उसके बाद आती है ऑडियो विजुअल, कि ऑडियो विजुअल यूनिट का मतलब क्या होगा, जैसे अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ तो माइक्रोफोन से बोल रहा हूँ, और जब मैं आपके सामने मेरी इमेज जा रही है तो वो किसी ना किसी कैमरे के थ्रू जा रही है। तो ये सब जो डिवाइसेस हैं जिनसे ये इनपुट कवर हो रहा है वो सब कैटेगराइज हो जाती है आपकी इनपुट डिवाइसेस के अंदर, पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर। तो इस सेक्शंस में आपने बूटिंग देखा और आपने कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में देखा, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1, 2 और इसकी भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसको जरूर आपके देख के जाइएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, जिसमें हमने पूरी कोशिश करी है कि एक इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से बहुत सारी क्लियरिटी आपको आ जाए उसके बारे में बात करने की। तो यहाँ पे हमने कवर किया है इनपुट डिवाइसेस को, यहाँ पे हमने कवर किया है आउटपुट डिवाइसेस को, और जो ये दोनों क्वालिटी रखता है जिसको हमने बोला है हाइब्रिड डिवाइसेस को। तो सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस, मतलब कि जैसे ये बीच में एक कंप्यूटर है पूरा का पूरा, तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि यहाँ से इनपुट हो रहा है, मतलब कि ये जितनी भी डिवाइसेस हैं वो इन्फॉर्मेशंस को इनपुट कर रही है, बीच में प्रोसेस हो रहा है, और उसके बाद ये आउटपुट निकल के आ रहा है कि किसके माध्यम से आउटपुट निकलता है, जो हमारे सामने दिखता है। अब इनपुट और आउटपुट तो आ गया, लेकिन ये जो ऐसी डिवाइसेस हैं जो दोनों का रोल प्ले करती है उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, हाइब्रिड डिवाइसेस, जो इनपुट और आउटपुट के कैरेक्टरिस्टिक्स को दोनों को मैनेज करके रखती है। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस का मतलब क्या है कि जिस भी डिवाइसेस के माध्यम से हम डेटा को कंप्यूटर में इन कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बार कोड रीडर। जैसे यहाँ पे बार कोड होता है, आप किसी मॉल में जाते हैं, आप कोई प्रोडक्ट उठाते हैं तो वहाँ पे एक जो स्कैन करते हैं वो बार कोड होता है। MICR होता है, OCR होता है, जैसे आपका OMR होता है। तो मतलब आपकी क्या होती है कि आप ये मान सकते हो कि आपने MICR को यूज़ किया है, चेक के लिए यूज़ होता है नॉर्मली। आपका जो OMR शीट्स होती है, OCR होता है, बहुत बार चेक में यूज़ आता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो सब काम में आती है आपके इनपुट डिवाइसेस के अंदर। वहीं अगर हम बात करें आउटपुट डिवाइसेस के, मतलब कि जब रिजल्ट आपको सामने दिखता है या आप कोई परिणाम निकाल पाते हो, तो उन सबको हम आउटपुट डिवाइसेस के अंदर दोस्तों रखते हैं। जैसे आपने कोई बहुत बड़ा मैप बनाया या बहुत बड़ा लैंड है उसका मैप निकल रहा है, तो वो प्लॉटर के माध्यम से निकलता है। इस तरीके से प्लॉटर के माध्यम से बड़े बड़े जो होर्डिंग्स होते हैं, बड़े बड़ी जो प्रिंट्स होती है, फ्लैक्स होते हैं, ये सब इस प्लॉटर के माध्यम से निकलते हैं, जो कि एक प्रिंटर होता है। इसी तरीके से जब आप कोई म्यूजिक सुनते हैं, आपके कानों में जो म्यूजिक कंप्यूटर के थ्रू पड़ता है, तो वो स्पीकर के माध्यम से पड़ता है, तो वो भी आपकी कौन सी कैटेगरी में दोस्तों माना जाता है, आउटपुट की कैटेगरी के अंदर कंसर्न किया जाता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा बहुत ही डिजिटल जो क्लासेस होती है, जिसमें आउटपुट जो आता है बड़ी बड़ी LCD के ऊपर या बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स के ऊपर आता है, तो ये सारी की सारी डिवाइसेस आउटपुट की कैटेगरी में हमने क्लासिफाइड किया है। लेकिन क्या कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों की क्वालिटी को मेंटेन करती है? ऐसी जो दोस्तों डिवाइसेस होती है, उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिड डिवाइसेस। जैसे कि फैक्स मशीन, ऑब्वियसली बात है फैक्स मशीन का आउटपुट भी निकलता है, और जो स्कैन करते हैं उसके ऊपर तो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। मल्टी फंक्शंस डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर एंड स्कैनर्स, ये दोनों तरह का वर्क करते हैं, इसलिए इसको हाइब्रिड डिवाइसेस में माना गया। मॉडेम, जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो आपके मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर का वर्क करती है। इसका पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, जो एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग, इस तरीके की जो डिवाइसेस होती है उनमें ये काम में आता है मॉडेम। और इसी तरीके से आपका जो आपने इंटरनेट लीज लाइन होते हैं तो उसके साथ भी मॉडेम आपने देखा होगा। तो इस तरीके से इनका उपयोग भी हाइब्रिड डिवाइसेस के लिए यूज़ किया जाता है। टच स्क्रीन जो बहुत बार मोबाइल्स में यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन में, ATM में, या फिर डिजिटल कैमरा, ये सब जो हैं डिवाइसेस वो हाइब्रिड डिवाइसेस की कैटेगरी में रखी जाती है। तो इन सबको हम हाइब्रिड डिवाइसेस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो यहाँ पे हमने आपको इनपुट, आउटपुट डिवाइसेस और हाइब्रिड डिवाइसेस के बारे में एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। अब बात आते हैं कि जब हम आउटपुट डिवाइसेस की बात कर रहे हैं तो उसमें आता है मॉनिटर, उसमें आते हैं मॉनिटर्स, क्योंकि हमारा आउटपुट वहीं आता है। तो मॉनिटर जब आता है तो ये सॉफ्ट कॉपी
और हार्ड कॉपी, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। सॉफ्ट कॉपी का मतलब है कि ये जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है वो अल्टीमेटली डिजिटल आउटपुट में आ रहा है, मतलब एक स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट आ रहा है, दिस इज नोन एज द सॉफ्ट कॉपी। और हार्ड कॉपी का मतलब है जब उसका प्रिंट निकालते हो तो एक कागज के ऊपर प्रिंट हो रहा है, तो वो आपकी हार्ड कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे आपने कोई पीडीएफ लिया और वो रीडिंग आप कर रहे हो, लेकिन अगर उसका प्रिंट निकाल लिया तो वो हार्ड कॉपी की कैटेगरी में आ जाता है। तो मॉनिटर जैसे आप यूज़ करते हैं घरों के अंदर, या आप अपने कंप्यूटर ऑफिस में जो यूज़ करते हैं, तो आपने इस तरीके के CRT मॉनिटर्स भी देखे होंगे, वर्क भी करे होंगे, या फिर इस तरीके का आप यूज़ करते होंगे। तो ये मॉनिटर्स के प्रकार हो जाते हैं, जैसे CRT, जैसे LCD, LED या TFT। इसके भी एब्रीवेशंस और आपको पूरा पता होना चाहिए, इसलिए इसके भी जो फुल फॉर्म्स है वो आप जरूर देख के जाइएगा। वीडियो का जो लिमिटेशन है उसके हिसाब से हम यहाँ पे कोई भी एब्रीवेशंस को या फुल मीनिंग को कवर नहीं कर रहे हैं, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। इसकी फुल फॉर्म आपको देखने जानी है और हमें नीचे कमेंट में भी इसकी फुल फॉर्म बतानी है, जिससे कि हम समझें कि आपका प्रॉपर अटेंशन इस वीडियो को लेकर है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस उठ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको बिल्कुल देख के जाना है। LCD का फुल फॉर्म, TRT का फुल फॉर्म, CRT का फुल फॉर्म, टेफ्ट का पूरा फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि कैथोड रे डिस्प्ले कौन सा होता है, या फिर आपका लिक्विड, जो भी आप समझ रहे हैं, आपको ये रीडिंग करना है, मेहनत करना है इसके ऊपर, तो ये आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए दोस्तों। किया जाता है, जिसको आप ये बोल सकते हैं डायगोनल बेसिस पे इसका मेजरमेंट किया जाता है। अब ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है, इसकी गुणवत्ता मतलब इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है या कैसी है, वो डिसाइड करती है पिक्सल के बेसिस पे। जैसे अगर दूर दूर पिक्सल होंगे तो आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, लेकिन अगर पास पास पिक्सल होंगे तो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे इस तरीके के जो पिक्सल्स होते हैं उसके बेसिस पे स्क्रीन का रेजोल्यूशंस फाइंड आउट किया जाता है, जो आपको यहाँ पे हमने प्रदर्शित किया है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंटर की। तो यहाँ पे हमने प्रिंटर को भी यहाँ पे डिफाइन किया है, हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि प्रिंटर में हार्ड कॉपी आउटपुट निकलता है, सॉफ्ट कॉपी के लिए हमने मॉनिटर को कवर किया है, और प्रिंटर जो होता है वो हार्ड कॉपी, मैंने आपको बोला कि वो आपके हैंड में आ जाती है प्रिंट करके, तो उसके लिए प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। नॉर्मली इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स का उपयोग किया जाता है। तो इम्पैक्ट प्रिंट, अब यहाँ पे जब प्रिंटर की गति पे जो पेज निकल रहा है उसकी गति जो नापते हैं वो PPM पेज प्रति मिनट के हिसाब से नापते हैं, और जो प्रिंटर की गुणवत्ता होती है वो DPI डॉट प्रति इंच के माध्यम से नापा जाता है दोस्तों प्रिंटर का, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने 3 थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर को यहाँ पे रखना है। तो गति के हिसाब से अगर आप देखें तो नॉर्मली थर्मल प्रिंटर ATM में यूज़ आता है, और कोई भी शाही का इसका अंदर उपयोग नहीं होता है। तो थर्मल कैटेगरी में गर्म, जैसे इंक पे गर्म पेज पे जो गर्मी लगती है उससे जो इंक निकलती है उससे थर्मल प्रिंटर का यूज़ होता है। इंकजेट जो प्रिंटर होता है वो फोटो स्टूडियो में प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। एक लिक्विड शाई इसके ऊपर आती है, तो इसके अंदर जो शाई है वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है। और वहीं लेजर प्रिंटर की हम बात करें तो ये जो होता है नॉर्मली अपन जो प्रिंट निकालते हैं वो लेजर में, जिसमें शाई तो यूज़ होती है लेकिन वो लिक्विड फॉर्म के अंदर यूज़ नहीं होती है। तो दोस्तों अगर ये पूरा ओवरऑल इन्फोग्राफिक्स देखें तो एक तो आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके सबके फुल नेम पता होनी चाहिए, और इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है कि कौन से इम्पैक्ट्स हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, उन सब के बारे में आपको प्रॉपर वे में पता होना चाहिए। यह आपका वर्क है और आपको इसको करके जाना ही जाना है दोस्तों। दोस्तों इस सेशंस में हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार का, मतलब कंप्यूटर भी एक मेमोरी बना के रखता है जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन उसको लेना होता है वो इंफॉर्मेशन उससे यूज़ करता है, और यूज़ करने के बाद आपको आउटपुट देता है। तो दोस्तों जैसे अपने ब्रेन के अंदर बहुत सारी मेमोरी कलेक्ट होती है, इसी तरीके से कंप्यूटर के भी मदरबोर्ड के अंदर एक मेमोरी का प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। तो उसी को लेकर हम 2 तरीके की मेमोरी देखते हैं, एक होता है इंटरनल मेमोरी और एक होती है एक्सटर्नल मेमोरी। आप उसको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो उसके अंदर आती है रैम एंड रोम। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, रोम जो होती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है, मतलब आप केवल उसको रीड कर सकते हैं, बाकी उसके साथ कोई भी एडिट नहीं कर सकते, और ये नॉन वोलेटाइल होती है। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, मतलब कि ये जब आप ये बोल सकते हैं कि ये मेमोरी कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होती है। जब आप बूटिंग करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली सारी की सारी इंफॉर्मेशंस को प्रॉपर वे में मैनेज कैसे करता है, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन उसके अंदर मैंशनड होते हैं, इसलिए वो प्रॉपर वे में इसको मैनेज कर पाता है। वहीं अगर हम रैम की बात करें
तो रैम जो होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है, मतलब कि जैसे अगर बिजली चली गई तो आपने जैसे अभी वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर पे वर्क करते करते एकदम से लाइट चल गई और आपने बैकअप नहीं ले रखा, तो फिर हो सकता है जितना वर्क आपने किया है वो वापस आपका नहीं आ पाएगा। तो ऐसी अगर कोई मेमोरी इसके अंदर है तो उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब कि रैम, और दूसरी होती है रोम। याद रखिएगा, रोम जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है और ये जो रैम होती है वो वॉलेटाइल मेमोरी की कैटेगरी में आती है। अब कंप्यूटर में दोनों मेमोरी होती है, लेकिन जब कोई इंस्ट्रक्शन इनपुट होता है तो उसका प्रोसेस स्लो ना हो, कंप्यूटर की जो मशीनरी है वो इमीडिएटली यूजर्स को रेस्पॉन्ड देना चालू करे, इसके लिए कैश मेमोरीज में जो कंप्यूटर सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली बना देता है, जिससे कि रैम और सीपीयू की प्रोसेसिंग के बीच में डिले ना हो, उसके लिए एक कैश मेमोरी हो जाती है, जिससे कि प्रोसेसिंग जो होता है वो बहुत ही फास्ट यूज में आ जाता है। तो ये जो होती है वो प्राइमरी मेमोरी है। यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिला गया है, चाहे वो आरएससीआईटी एग्जाम हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स हो, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म के बारे में या फिर इसके ट्रू फॉल्स वाले में, या कथन असत्य, या फिर आप ये देखते होंगे कि सेंटेंस सही है तो उसका क्या गंतव्य है, इन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होता है। अब उसके बारे में सेकंड बात आती है सेकेंडरी मेमोरीज की। मान लो कि आपको स्पेस, मान लेते हैं कोई गेम आपको एक्सेस करना हो, या आपकी बहुत बड़ी वीडियो फाइल्स है, आपकी जो इनबिल्ट है रैम की जो पावर है वो बहुत कम है और आप बाहर से इसकी पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यूज करते हैं बाहरी स्टोर, मतलब कि सेकेंडरी मेमोरीज को, जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क जो सीडी जैसे बोलते हैं, या फिर पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क जो आप यूज करते हैं, उनको उपयोग करते हैं आपके सिस्टम के अंदर, जिससे कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है, हार्ड डिस्क की बात करें हम, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पे जो फ्लॉपी डिस्क है या हार्ड डिस्क है, वहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी डेटा जो है वो एक मैग्नेट बेसिस पे रहती है। वहीं अगर हम बात करें एक ब्लू रे डिस्क की, जिसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी ब्लू रे डिस्क से लिखी जाती है, वो सब ऑप्टिकल डिस्क की कैटेगरी में माना जाता है। और आपने देखा होगा पहले आप सीडी डीवीडी यूज करते थे, वो सब जो है वो किसका उदाहरण है, ऑप्टिकल डिस्क का। इसी तरीके से अगर हम बात करें मेमोरी स्टोरेज डिवाइस का, तो मेमोरी स्टोरेज डिवाइस का काम क्या होता है, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, आपका जो कार्ड होता है जो आपके कैमरे में लगता है, वो सब भी क्या करते हैं, यही स्टोरेज का काम करते हैं, लेकिन उनकी कैटेगरी भी कौन सी मानी जाएगी, सेकेंडरी मेमोरीज की कैटेगरी में माना जाएगा। तो यहाँ पे आपको उम्मीद करते हैं क्लासिफिकेशन कंप्यूटर मेमोरी का पूरा हो गया होगा। अब दोस्तों इस इन्फोग्राफिक्स में हम ये देखते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है उसके हमें बेसिक जो आप ये बोल सकते हैं एलिमेंट्स हैं या बेसिक जो इंटरफेस है उसके बारे में थोड़ी नॉलेज आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर जब भी चलता है तो उसको चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से ही पता लग रहा है, जो पूरे के पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आता है, जिसके अंदर मतलब इसके बिना तो कंप्यूटर या लैपटॉप चलना ही पॉसिबल नहीं है। तो आप नॉर्मली आपके डेली रूटीन के अंदर आपका जो कंप्यूटर है वो विंडोज़ को यूज़ करता होता है, या फिर मैक को यूज़ करता है, लिनक्स को यूज़ करता है, यूनिक्स को, iOS, एंड्रॉयड, अलग अलग टाइप के ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो आपको इन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन उठ जाता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो पूरा का पूरा कंट्रोल करता है, आपकी डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, आपके मैनेजमेंट्स डिवाइसेस मैनेजमेंट को पूरा का पूरा मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। तो यहाँ से पूरा का पूरा आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर का दिमाग का काम जो करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करता है, कि किस तरीके से काम करेगा, इसका डिवाइस मैनेजमेंट किस तरीके से काम होगा, कंप्यूटर में जो एक्सेस मेमोरी है उसका कैसे मैनेजमेंट होगा, कैसे जो इनबिल्ट प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो कैसे वर्क करेंगे, उन सब के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग माना जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं इनके बारे में आपको जरूर एग्जाम्स में पढ़ के जाना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया है हमारे इस इन्फोग्राफिक्स की क्लास के अंदर। उसके बाद दो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, एक होता है GUI और एक होता है CUI। ये क्या होता है, इसे बोलते हैं GUI को बोलते हैं ग्राफिक यूजर इंटरफेस। जैसे आज के ज़माने में आप क्लिक करते हैं तो आपको पता है ये फोल्डर है, इसको आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको एक आइकन मिल गया, एक डिज़ाइन मिल गया, एक इमेज मिल गया, एक ग्राफिक्स मिल गया, जिसको आप आसानी से क्लिक पा रहे हैं, ये सेव हो रहा है, ये फोल्डर है, यहाँ पे ये पेंट है, तो ये सारी चीज़ें आप आंखों से देख पा रहे हो और आपको ईजी हो रहा है।
लेकिन अगर हम पुराने समय में जाएं तो उस समय केवल इस तरीके की ब्लैक स्क्रीन दिखती थी और वहाँ पे हम CD, MD इस तरीके के प्रोग्राम बनाते थे, छोटे छोटे प्रोग्राम हम डिज़ाइन करते थे, उसको कमांड देते थे कंप्यूटर को, फिर कमांड करने के बाद वो हमारे रिजल्ट ला के देता था, जैसे MS-DOS, ये सब जो वर्क होता था ये सब कमांड यूजर इंटरफेस के बेसिस पे होता था। यहाँ पे हमें बहुत सारे कमांड याद रखने पड़ते थे, एटलीस्ट फाइल बनाने के लिए भी हमें MD इस तरीके के फंक्शंस को याद रखना पड़ता था। लेकिन अब जब से GUI आई है तो सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने दिख रही है, तो आप आसानी से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके साथ साथ इस चैप्टर्स के अंदर ये बूटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे हमने डिस्कशन कर चुके कि कोल्ड बूटिंग जब शुरू से होती है हार्ड बूटिंग की कैटेगरी में भी माना जाता है, और वार्म बूटिंग को सॉफ्ट बूटिंग की कैटेगरी में भी माना जाता है। इसके साथ साथ विंडोज़ के अंदर जब हम कोई भी विंडोज़ का उपयोग कर रहे हैं, नॉर्मली हम मान लेते हैं हमारे कंप्यूटर में विंडोज़ ही है, हम मैक यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो एप्पल की कंपनी है जो मैक देती है, हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो विंडोज़ के अंदर कुछ इनबिल्ट बहुत सारे टूल्स हैं, तो थोड़े से टूल्स आपके चैप्टर्स में कवर किए हैं, तो वो हमने यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स में कवर कर लिए हैं। जैसे स्निपिंग टूल्स, इसका काम क्या होता है कि स्क्रीनशॉट लेना, मान लेते हैं ये स्क्रीन है, आप यहाँ से यहाँ तक की एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसको स्निपिंग टूल्स कहते हैं। इसी तरीके से फोल्डर लॉक, कि आपको जो आपका फोल्डर है उसकी प्राइवेसी इधर उधर ना जाए, किसी के पास ना जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास जो ऑप्शन होता है वो फोल्डर लॉक होता है। तो इस तरीके से विंडोज़ के अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट जो आप ये बोल सकते हैं उपकरण हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करते हैं। अब दोस्तों इस सेक्शंस में जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत बार इससे क्वेश्चंस उठा है, जिसका नाम है इंटरनेट। ठीक है, अब इंटरनेट की जब हम बात करते हैं तो इंटरनेट में दोस्तों इंटरनेट क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि ये पूरा एक नेटवर्क का जाल है, जो यहाँ पे हमने दिखाया भी है। मतलब आप ये कह सकते हैं एक सुपर हाईवे है, इस टाइम का हमको इन्फोग्राफिक्स में दिखाया है पूरा का पूरा, कि इसके अंदर सारी सूचनाएं जो हैं वो प्रभावित हो रही है, और सूचनाएं अलग अलग यूज़र के पास जा रही है, अलग अलग कंडीशंस में जा रही है। आप कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ बैठ के ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका के सर्वर को आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि गूगल को आप यूज़ करते हैं तो वहाँ के सर्वर से आप इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं। तो मतलब क्या आप कह सकते हैं कि सूचनाओं का एक हाईवे है, जहाँ पे सूचनाएं बह रही है, क्लिक हो रही है, पॉइंट पे उतर रही है। तो वो सब कैसे पॉसिबल होता है उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब इंटरनेट हम समझ तो गए, लेकिन इंटरनेट को चलाने के लिए कौन कौन सी आवश्यक चीज़ें होती हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले होता है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसका काम होता है इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं उनको प्रॉपर वे में प्रोवाइड करना, और वहाँ से जो सर्विसेज आ रही है उसको कैप्चर करने का काम मॉडेम करता है, जो हम आपको बता चुके हैं कि मॉडेम का काम क्या होता है। आपका जो डेटा आ रहा है एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग में, जिससे कि आपको समझ में प्रॉपर आए 0-1 के फॉर्मेट में, और उस 0-1 के फॉर्मेट को प्रॉपर वे में आपके सामने जो प्रदर्शित करते होते हैं वो होते हैं वेब ब्राउजर। जो दुनिया भर के वेब ब्राउजर आपके सामने दिख रहे हैं, आप क्रोम को यूज़ करते हैं, मोजिला को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब जो है वो लैंग्वेज रीड करते हैं, इंटरनेट की HTML की फाइल को रीड करते हैं। तो ये इनके माध्यम से आपके पास इंटरनेट आपको इन्फॉर्मेशंस दिखता है, आप इन्फॉर्मेशंस को शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं। तो यहाँ पे आपने समझ लिया होगा, जैसे जो भी हम यहाँ पे ISP बात कर रहे हैं, तो जैसे आपने जियो का कनेक्शन है, एयरटेल का है, ये सब जो होते हैं वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जिनका काम होता है सर्विस को प्रोवाइड करना। तो उनके माध्यम से ही आपको ये इन्फॉर्मेशंस यहाँ तक आप तक आपके कंप्यूटर लैपटॉप तक पहुँच पाती है। अब बात आता है कि जब हम सर्वर टू सर्वर कोई इन्फॉर्मेशंस को कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए उसका कनेक्शन का प्रकार तो होना बहुत ज़रूरी है, कि हमने जो इंटरनेट लेना है वो किसके माध्यम से हमें लेना है। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो ब्रॉडबैंड होता है, आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट आता है, ISP प्रोवाइड करता है, सैटेलाइट के माध्यम से आपके मोबाइल नेटवर्क में आता है, या फिर आप लीज लाइन लगाते हैं जिसके अंदर आप DSL के माध्यम से भी आपके पास आपके घर के अंदर एक टेलीफोन की लाइन के माध्यम से आपके पास इंटरनेट आता है, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया। ब्रॉडबैंड आपके घर में होता है, बड़े बड़े ऑफिस के अंदर ब्रॉडबैंड होता है, जहाँ से आपको इंटरनेट की सुविधाएं मिलती है। इंटरनेट डायलअप के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से भी अभी रिसेंटली आपको आपकी जो कंपनीज है वो सैटेलाइट के माध्यम से भी आपको घर बैठे इंटरनेट प्रोवाइड कराने वाली है। तो आप देख पा रहे हैं कि इन सारे माध्यम से आपके पास क्या आता है, इंटरनेट आना चालू हो जाता है। अब इंटरनेट को अगर हम बात करें वाईफाई से, वायरलेस फिडेलिटी जिसे बोलते हैं, फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो
या फिर हॉट स्पॉट्स जो होता है उससे भी आप आपका जो नेट है कनेक्टिविटी करते हैं। तो ये 2 डिवाइस के माध्यम से भी आपके पास जो नेट है वो आपको प्रोवाइड होता है आपकी डिवाइसेस के अंदर। तो वाईफाई की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, तो वायरलेस फिडेलिटी है, इसको भी आप यहाँ पे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के जाएंगे जब आप एग्जाम रूम में जाएंगे। DSL हमने आपको बता दिया, डिजिटल सब्सक्राइबर जो प्लान होते हैं वो सब DSL के अंदर आते हैं, जो इसमें मोबाइल के नाम से आपको इंटरनेट मिल जाता है। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स की, इंटरनेट एंड इंट्रानेट में क्या डिफरेंस है। दोस्तों देखो, इंटरनेट की अगर हम बात करेंगे तो ये जितने भी लोग आप यहाँ पे देख रहे हैं वो पूरा का पूरा एक तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। मतलब इन्फॉर्मेशन का एक जाल है जिसमें कॉमन आदमी कहीं से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन को फैचिंग कर सकता है अपनी आवश्यकता के अनुसार। लेकिन अगर कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए, एक बैंक को हम बीच में रखें कि जो बैंक का यूज़र है केवल वो ही सारी इन्फॉर्मेशंस को यूज़ कर सकता है, बाकी पब्लिक नहीं यूज़ कर सकती, या उसके जो कर्मचारी हैं वो ही यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण उसकी पूरी की पूरी सिक्योरिटी जो है वो कंट्रोल रहती है। ऐसा जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रानेट। ये जो हमने आपको इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से भी बताया दोस्तों। तो आप उम्मीद करते हैं इंटरनेट और इंटरनेट क्लियर आपके पास हो गया होगा। उसके बाद इसी में एक और चीज़ आपको पता लगनी चाहिए कि जो एक वेबसाइट होती है, जैसे आपकी भी बिजनेस की वेबसाइट हो सकती है, या फिर आप जो पढ़ाई करते हो तो www.google.com yahoo.com पे जाते हो, तो जो ये आपको दिख रहा है एड्रेस, इस पूरे को बोलते हैं URL। ये URL जो होता है इसका बहुत बार पूछा गया है, तो यहाँ पे हम आपको वर्क दे रहे हैं, इसकी भी आपको मिलती है। और वेबसाइट जो होती है वो HTML इन सब की कॉम्बिनेशन के साथ एक वेबसाइट मिलता है, जिसके अंदर किसी भी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से वेब ब्राउजर पढ़ के दे देता है, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन निकल जाती है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, इस URL के माध्यम से जब आप कंप्यूटर को ये एड्रेस डालते हो तो वो एग्जैक्टली सर्वर को ग्रिप करता है और आपके सामने इस तरीके की इन्फॉर्मेशन सामने आ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो समझना है कि HTTP जो है वो उसे बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, एक प्रोटोकॉल। इसको हम बोलते हैं www वर्ल्ड वाइड वेब, जो आपको पता होना चाहिए। ये है आपका डोमेन नेम, और ये जो .com है .in है इसे बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। और उसके बाद है ये फाइल फोल्डर। तो आपको इस तरीके से पूरा का पूरा पता होना चाहिए कि URL की फुल फॉर्म क्या होती है, HTTPS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये सब आपको पढ़ के जाना है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो की लेंथ बड़ी ना हो जाए इसलिए हम आपके लिए ये टास्क दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम भी है, तो उसके हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हैं कि HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है और URL की, क्योंकि पढ़ के जाना है, इससे क्वेश्चन आता है। अब बात आती है कि जो ब्राउज़र है, सर्च इंजन है और विकिपीडिया है, ये क्या होता है। देखो, ब्राउज़र जो होता है जिसके माध्यम से आप आसानी से इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, सफारी, ये सब क्या आते हैं, ये ब्राउज़र की कैटेगरी में आते हैं। वहीं अगर सर्च इंजन की बात करें तो जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, राइट, इस तरीके, या बिंग हो गया, ये सब क्या होते हैं, सर्च इंजन। इनके माध्यम से आप सूचनाएं, इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। और विकिपीडिया जो है वो एक तरीके की वेबसाइट्स है जो आपको हर तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जो भी आपको जिस भी कंटेंट, जिस टॉपिक्स पे आपको बात करनी है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे ब्राउजर, सर्च इंजन एंड विकिपीडिया के बारे में हमने एक फास्ट रिकैप कर लिया है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशंस करने के लिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है ईमेल। ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे कहते हैं, मतलब कि आप एक इन्फॉर्मेशंस को दूसरे किसी पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं उसके ईमेल एड्रेस पर। इसमें आप क्या करते हैं कि मैसेज को बिल्कुल नया एक क्रिएट करते हैं प्रॉपर वे में और उस मैसेज को सामने वाले को भेजते हैं। तो इसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है इनबॉक्स और एक होता है सेंट। इनबॉक्स का मतलब होता है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके इनबॉक्स में आती है जो आप नॉर्मली यूज़ भी करते हैं, और सेंट का मतलब है आपने वो इन्फॉर्मेशन सामने वाले को भेज दिया है। तो ये टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होती है वो ईमेल के लिए होती है। मैं जीमेल वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, मैं ईमेल बोल रहा हूँ। ईमेल में ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है जो आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ जब आप किसी को एड्रेस करते हैं टू के साथ, उसके बाद भी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, CC एंड BCC। तो यहाँ पे जो CC होती है उसका मतलब होता है आपकी कार्बन कॉपी, और दूसरा अगर आप बात करें BCC तो उसका मतलब है ब्लैंक कार्बन कॉपी, राइट है। तो जो भी मेल आप यहाँ पे मेंशन करते हैं तो टू करने में डायरेक्टली उसको बोलते हैं, और आप जो CC है उसको करने पे आप डायरेक्टली उसके साथ सेम टू सेम दूसरे आदमी को भी आप कंसर्न करते हो कि ये आपके लिए भी है। और जो BCC की हम बात करेंगे तो एक कॉपी और आप एक आदमी को भेजते हो, जिसको आप भेजते हो उसको ये पता है कि 2 एंड CC वाले के पास मिला है, 2 एंड CC वाले को भी पता है कि इन दोनों को, हमको ये दोनों को
इन्फॉर्मेशन या कोई भी सूचना जो मांगी गई है वो मिल रही है, लेकिन जो BCC वाले के अंदर जो एड्रेस लिखा रहता है वो CC और 2 वाले को पता नहीं होता है, ये एक डिफरेंस होता है। तो इसकी भी टर्मिनोलॉजी आपको बिल्कुल देख के जानी है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, ऑनलाइन बैंकिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा उपयोग आप करते भी हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। तो इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हमने एक इन्फोग्राफिक्स में बताया, एक यहाँ पे आपको एक पर्सन दिख रहा है, वो अपने लैपटॉप के थ्रू ही अपने बैंक को मैनेज कर पा रहा है, अपने बिल को दे पा रहा है, या फिर अपने मोबाइल के थ्रू भी सारी चीज़ें कर पा रहा है। ये किससे पॉसिबल है? ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से दोस्तों। तो यहाँ पे घर बैठकर आप अपने बैंक की जो सुविधाएं हैं वो आसानी से अपने लैपटॉप पर या अपने मोबाइल पे आप आसानी से 24/7 उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपका बैंक बैलेंस निकालना, अमाउंट ट्रांसफ़र करना, आपकी पासबुक का प्रिंट देखना PDF फॉर्मेट में, ये सारा जो पॉसिबल है वो ऑनलाइन बैंकिंग पावर से पॉसिबिलिटी हो जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पे जब हम ऑनलाइन बैंकिंग की बात कर रहे हैं तो हमें बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए कि बैंकों में कितने प्रकार के खाते होते हैं। तो एक होता है सेविंग अकाउंट, जो कि आप जैसे स्टूडेंट्स या फिर हम जैसे जो सेविंग अकाउंट रखते हैं कि जो हमारा पैसा है वो एक जगह रहे, वो सब सेविंग अकाउंट के अंदर आता है। लेकिन अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, जो डे टू डे बहुत सारे ऑपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए चालू खाता बैंक प्रोवाइड करता है, जिससे कि उस पर किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं होता है, जबकि सेविंग पे एक इंटरेस्ट होता है और 5 से 6 बार लिमिटेशन है जो आप सेविंग बैंक में पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन करंट अकाउंट में तो क्योंकि आपका काम ही है पैसा डालना निकालना, क्योंकि बिजनेस आप कर रहे हैं, तो वो सुविधा भी बैंक आपको देता है, तो वो भी एक प्रकार है। उसके बाद आता है RD, जिसे बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट्स, की जो छोटे व्यापारी होते हैं या आप ये बोलते हैं जो खोमचे व्यापारी होते हैं, वो डेली अपना या फिर कोई भी आदमी डेली एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट, एक वीकली मंथली देता है, तो वो भी जो रखा जाता है वो रिकरिंग RD के कंसेप्ट में रखा जाता है। उसी तरीके से FD के अंदर आप देखते हैं कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए अपना एक पैसा आप ब्लॉक कर देते हैं और बैंक जो है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देती है, और जब मर्जी आए तब आप वो पैसा एक लिमिट टाइम के बाद निकाल सकते हैं। तो ये जो है वो बैंक खातों के प्रकार हैं। तो आप इनके बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है कि आप देखना चाहते हैं कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है या मेरा क्या आउटपुट चल रहा है, इन सब की इंफॉर्मेशन जो है वो बैंक खातों से निकलना चालू हो जाती है। आसानी से आप निकाल सकते हैं अपने खाते के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, किसके बेसिस पे? ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से, जिससे कि बैंकों में भीड़ भी कम रहती है और आप अपने समय के अनुसार जो भी इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं दोस्तों वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी समय की और पैसों की बचत होती है, और इतना सिक्योर सिस्टम है कि आप यूज़ कर रहे हैं, UPI सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, या आप अपने बैंक से दूसरा जो अकाउंट है उसमें पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इमीडिएटली कुछ सेकंड्स के अंदर पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसके लिए एक OTP आता होगा, वन टाइम पासवर्ड जिसे कहते हैं, उस OTP को आप डालते हैं तो आप वेरिफिकेशन हो जाता है। जहाँ भी आप पैसा भेजना चाहते हो, जिस भी आदमी को आप पैसा भेजना चाहते हो, वो सब पॉसिबल जो हो रहा है वो ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से हो रहा है। तो थोड़ा इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब जब आप किसी को पेमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली बात है आप डेबिट कार्ड का उपयोग करते होंगे, या फिर क्रेडिट कार्ड का आप उपयोग करते होंगे, या फिर रुपए कार्ड का उपयोग करते हैं, या ऐसा भी होता है बैंक आपको एक पासवर्ड लॉगिन देता है, उसके माध्यम से आप जिस भी पर्सन को पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आप आसानी से कर सकते हैं। या आप पेट्रोल फिल कराते हैं अपनी गाड़ी के अंदर, तो आप अपना कार्ड निकाल के देते हैं, सामने वाला पर्सन आता है, एक मशीन चलाता है और एक्सेप्ट करता है और उससे उसका पैसा निकल जाता है, जिसे हम POS मशीन भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन, ऑन द स्पॉट यहाँ पे निकल जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे UPI आया तो अब फ़ोन का ही सारा सिस्टम मैनेज होता जा रहा है। तो मोबाइल ऐप, ऐसी मोबाइल ऐप्स है जैसे गूगल पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम है, जिसके माध्यम से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब UPI को यूज़ करके आप आसानी से आपका जो भुगतान वाला प्रोसेस है या रिसीव करने वाला पैसा है वो आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन मान लो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो आपको एक और सुविधा दी गई है USSD की, जिसके अंदर 99 हैश करके एक नंबर, आप अपना जो कीपैड वाला पैड है उससे आप इन्फॉर्मेशन करके अपनी बैंकिंग की जो सेवाएं हैं वो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अपने आधार कार्ड से भी, क्योंकि आधार के साथ आपका पैन कार्ड जुड़ा रहता है, जिससे बैंक आपको सुविधा देता है कि आप आधार से भी आपके फिंगरप्रिंट के माध्यम से पैसा निकाल सकते हो, तो वो सुविधा आपको मिलती है। नेफ्ट या RTGS के माध्यम से भी आपको आसानी से आप बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने वेंडर्स को। फास्टैग का जो पेमेंट्स है वो भी इंटरनेट के माध्यम से आसानी से कर सकते हो। और जब इन सब प्रोसेस को आप कर रहे हो तो सिक्योरिटी बहुत जरूरी हो जाती है।
तो HTTPS का एक सुरक्षित वेबसाइट जो होती है वो सुरक्षित होती है जब ये एक प्रोटोकॉल है जो कि एक सिक्योर प्रोटोकॉल है, क्योंकि उस पर लॉक लगा रहता है। तो एकदम से आप ये बोल सकते हो कि इसके ऊपर एकदम से अटैक भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये सारी सुविधाएं, सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग के फॉर्मेट के अंदर ही आता है। तो आपके सिलेबस में एक प्रधानमंत्री जन योजना आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर क्या क्या सुविधाएं कवर की गई है। दुर्घटना हो गया, शून्य बैलेंस पे आपको आसानी से खाता खुल जाता है। आपका बैलेंस है वो भी आपको मिनिमम मैनेज करना है। आप ओवरड्राफ्ट भी कर सकते हैं। आप अपने लाइफ की जीवन बीमा, जो कि एक बहुत ही अच्छी योजना है, तो इसके बारे में भी आपको हिस्टोरिकल डेटा पता होना चाहिए। तो ये भी आप पढ़ के जाएं, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार उठ जाता है, पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस सेशंस में हम जो RSCIT के प्रैक्टिकल वाला पार्ट है उसका हम डिस्कशन आपसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम MS वर्ड को पूरा डिटेल नहीं बता रहे, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें पूछी जा सकती है या पूछी गई है उनको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में MS वर्ड पूरा रखा हुआ है और हमारा ऑब्जेक्ट ये रहता है कि स्किल्स के ऊपर डिज़ाइन किया जाए। और क्योंकि एग्जाम्स तो बहुत सारे कभी आते हैं कभी नहीं आते, तो हमने पूरा एक डिटेल के हिसाब से ही पूरा कंटेंट रेडी कर रखा है। तो आप चाहें तो वहाँ पे जाके वर्ड, एक्सेल पॉइंट आप देख सकते हैं। अभी जो ये हमने इन्फोग्राफिक्स क्रिएट करी है, जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ है उन्हीं को हमने कवर किया है। तो थोड़ा सा हम बता दें, MS वर्ड जो होता है वो आपका डॉक्यूमेंटेशंस के लिए यूज़ होता है, जिसमें आप एडिटिंग, फॉर्मेटिंग आप यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट के साथ आप वर्क कर सकते हो, प्रॉपर मैनेज कर सकते हो, लेटर ड्राफ्ट कर सकते हो, ईमेल को राइटिंग कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल किसमें, MS वर्ड के साथ, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो कवर किया है, एक तो आपको बेसिक कट कॉपी पेस्ट पता होना चाहिए। जब भी किसी टेक्स्ट को हम कट करते हैं तो Ctrl+X, कॉपी करते हैं तो Ctrl+C और Ctrl+V का उपयोग करते हैं। तो ये शॉर्टकट आपको याद रहना जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन उठ जाता है। इसी तरीके से अगर टेक्स्ट को मोटा करना हो, इटैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो, तो उसकी शॉर्टकट की BIU कंट्रोल के साथ हमने आपको बता दी है। इसी तरीके से अगर आपको अलाइनमेंट करना है, बहुत बार क्वेश्चंस यहाँ से उठ जाता है, तो लेफ्ट अलाइनमेंट करना है तो Ctrl+L, सेंटर अलाइनमेंट करना है तो Ctrl+E, राइट अलाइनमेंट करना है Ctrl+R, और अगर आपको अलाइनमेंट परफेक्ट जस्टिफाई करना है कि सारा का सारा टेक्स्ट प्रॉपर वे में आए तो Ctrl+J, इसका आप उपयोग करते हो अलाइनमेंट के अंदर। वहीं अगर हमारा एक फॉर्मेट है और उस सेम टू सेम फॉर्मेट को कॉपी करना चाहते हैं किसी दूसरे टेक्स्ट पर, तो हम यूज़ करते हैं कॉपी करके फॉर्मेट पेंटर को, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+Shift+C कॉपी करने के लिए और Ctrl+Shift+V पेस्ट करने के लिए। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। जब आप MS वर्ड के अंदर किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो आप Ctrl+O का उपयोग करेंगे, और सेव करने के लिए Ctrl+S का, और नई फाइल खोलने के लिए आप Ctrl+N का उपयोग करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्फोग्राफिक्स में आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो Ctrl+P का उपयोग करेंगे, और अगर आप डॉक्यूमेंट को बंद करना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, Ctrl+W का उपयोग आप करेंगे। इसी के साथ साथ आपका जो टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को में कोई भी टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हैं तो Ctrl+F, यदि आप बदलना चाहते हैं या हाइपरलिंक बदलना चाहते हैं तो Ctrl+H का उपयोग करेंगे, और आप सब जितने भी टेक्स्ट हैं उनको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+A का उपयोग करेंगे दोस्तों। इसी तरीके से कुछ स्पेशल टूल्स हैं जो बहुत बार पूछा गया है, इसलिए IMP है जो हमने अब डिस्कशन किया। अगर आप हाइपरलिंक डालना चाहते हैं, हाइपरलिंक मतलब होता है एक ऐसा लिंक जिससे आप दूसरी फाइल पे चले जाते हैं, तो उसके लिए आप Ctrl+K, याद रखिएगा, Ctrl+K का उपयोग करेंगे। अगर आप पेज ब्रेक डालना चाहते हैं तो Ctrl+Enter, मतलब पेज के ऊपर ब्रेक डालना चाहते हैं। स्पेलिंग को चेक करना चाहते हैं तो FSAM फंक्शंस की का उपयोग करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप कोई भी किसी भी शब्द का पर्यायवाची ढूंढना चाहते हैं तो आप Shift+F7 का उपयोग करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ हम डॉक्यूमेंट्स को जूम इन जूम आउट करते हैं, तो उसके लिए न्यूनतम जूम और अधिकतम जूम यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है, राइट है। और नॉर्मली बहुत बार पूछा गया है कि जब हम स्टार्ट करते हैं MS वर्ड को तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फॉन्ट अवेलेबल रहता है, तो कैलिबरी, और जो फॉन्ट की साइज़ है वो कितनी रहती है, 11। ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने ऑब्जर्व किया है वो हमने आपको बता दिया है। एक बार आप इसको रीड आउट करके जाएंगे, जो भी आपका टेक्स्ट है जिससे भी आप पढ़ रहे हैं उससे आप यहाँ पे देख के जाएंगे दोस्तों।
दोस्तों अब हम बात करते हैं एक और MS ऑफिस टूल्स का जो बहुत ज़्यादा उपयोगी है और जो आपको आना भी चाहिए किसी भी जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी के लिए ये जो आपको इन्फोग्राफिक्स दिख रही है ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है, लेकिन अगर आप एक्सेल के स्किल को सीखने की बात करेंगे तो बहुत डेप्थ स्किल्स है और आपको वो स्किल आनी भी चाहिए। तो यदि आप वो स्किल सीखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में पूरी की पूरी एक्सेल की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर आप बेसिक एक्सेल को सीख सकते हैं। हमारे पेड कोर्स भी ले सकते हैं जिसमें एडवांस पिवट टेबल्स कैसे क्रिएट होती है या हम एडिटर कैसे यूज़ करते हैं, इन सब के बारे में डिटेल है। तो यहाँ पे अभी हम छोटा सा डिटेलिंग ले लेते हैं कि जो एक्सेल होता है वो करता क्या है कि जो भी आपके पास डेटा है उसको प्रॉपर मैनेज करता है, प्रॉपर रिजल्ट निकालता है और उसका विश्लेषण करने के लिए आपको एक सुविधा प्रोवाइड करता है। तो वो जो इंटरफेस आपको दिख पा रहा है वो ये इस तरीके से आपको एक्सेल का इंटरफेस दिखता है। और यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा हमने एक आप ये बोल सकते हैं एक स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे जो आपको कोने पे इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ये जो बाल होती है इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, कि जो टूल्स आप जल्दी जल्दी यूज़ करना चाहते हैं वो आप इस बार पे पुट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपको जो नाम दिख रहे हैं, क्योंकि हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिज़ाइन किया है, तो यहाँ पे आपको जो इमेज हमने डिज़ाइन किया उसको हम बोलते हैं मेन्यू बार और इस पूरे को हम बोलते हैं रिबन। इस पूरे की पूरे पे एक रिबन होती है और उसके नीचे आप ये जो सेक्शंस देख पा रहे हो इसके अंदर ये पूरा का पूरा ग्रुप होता है और इस ग्रुप के अंदर ये होते हैं टूल्स। इसके जस्ट नीचे ये जो आप बार देख पा रहे हो इसे बोलते हैं नेम बॉक्स और इसके जस्ट नीचे ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है इसे बोलते हैं फॉर्मूला बार। यहाँ पे आप जो भी फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूला क्या है, फंक्शन क्या है, हम बताएंगे, वो यहाँ पे आपको शो होना चालू हो जाता है। तो जो फॉर्मूला होता है वो कॉम्बिनेशन होता है कैरेक्टर्स का, नंबर्स का, तो वो फॉर्मूला बार यहाँ पे शो हो जाता है। दोस्तों जब भी हम एक्सेल पे जाते हैं तो हमें इस तरीके की एक शीट देखने को मिलती है जिसके अंदर आपको कुछ चीज़ें समझ में आना बहुत जरूरी है। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो इसको हम बोलते हैं रो और इस तरीके से हम जब इसको रीड करते हैं तो इसको बोलते हैं कॉलम और ये जो आपको एक सेक्शन दिख पा रहा है इसको बोलते हैं सेल। तो ये पूरा का पूरा आपके एक्सेल का इंटरफेस होता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि एक जो शीट होती है उसमें कितना कॉलम एंड रो होते हैं, तो 10,48,576 के करीबन आपको रो दिखेगी और 16,384 के करीबन आपको कॉलम दिखते हैं। इसके साथ साथ आप इस शीट्स पे, ये एक ही शीट्स है, आप इसके ज़्यादा भी शीट्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा, जैसे हमने यहाँ पे 12 लिखा, 10 लिखा, अब हमें इन डेटा को जोड़ना है जिसके लिए हम फॉर्मूला या फिर फंक्शंस का उपयोग करते हैं। अब फ़र्क क्या है दोनों को हम आपको बताते हैं। देखिए जब भी हम फंक्शन की बात करेंगे तो एक्सेल ने बाय डिफ़ॉल्ट अपनी लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शंस को बना रखे हैं जिनको आप आसानी से उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो डेट फंक्शन हो, चाहे वो मैथ्स फंक्शंस हो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, स्टैटिक्स फंक्शंस हो, इन सब का उपयोग करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने सम का यूज़ किया है तो ये फंक्शंस है, लेकिन अगर हम 2 डिजिट्स है, मान लेते हैं यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 12 है, हमने यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज़ किया है, यहाँ पे किसी भी तरीके की हमने सम मेंशन नहीं किया है, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला। हम नॉर्मली मैथमेटिक्स के प्लस माइनस मल्टीपल का यूज़ करके एक फॉर्मूला बना देते हैं। तो फॉर्मूला एंड फंक्शंस का ये डिफरेंस आ जाता है। अब दोस्तों जब जितनी बड़ा डेटा होगा तो हम डेटा को आसानी से शॉर्ट भी कर सकते हैं, फिल्टर भी कर सकते हैं। तो शॉर्ट एंड फिल्टर के लिए हम A to Z या Z to 8 या जो भी हमारे फिल्टर्स हैं उनके बेसिस पे हम ये सारा काम कर सकते हैं। इसी तरीके से जो ये सेल आपको दिख रही है, इन सेल को हम पूरा का पूरा एक साथ मर्ज भी कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं रैप करना, मतलब कि टेक्स्ट का रैप करना, मर्ज करना, ये सब जो होता है वो सब रैप टेक्स्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसी तरीके से जो भी फॉर्मेट आपने अप्लाई किया है उसी फॉर्मेट को, सेम फॉर्मेट को इस सेल में अप्लाई करना है, तो उसके लिए जो आप यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर, जो हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं दोस्तों। तो ये थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको हमने यहाँ पे दी है। अगर आप पूरी डिटेल देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। इसी तरीके से जो आपका कैलकुलेशंस होता है वो बोर्ड मास का रूल्स फॉलो करता है एक्सेल। तो प्लस माइनस का जो सीक्वेंस रहता है वो बोर्ड मास में रहता है, याद रखिएगा, जैसा सेम टू सेम है। और कुछ इस तरीके के सिंबल्स आपको देखने को मिलते हैं। बेसिक फंक्शंस में सम आप कर सकते हैं, एवरेज आप निकाल सकते हैं, मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हैं, मिन फाइंड आउट कर सकते हैं, काउंट फंक्शंस को आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप लॉजिक के साथ कोई फंक्शंस यूज़ करते हैं तो वो लॉजिक फंक्शंस होते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि मेरे डेटा में से उन लोगों का पता निकल जाए या उन लोगों की सैलरी निकल जाए कि जिनका अमाउंट, उनकी सैलरी अमाउंट 16,000 से ज़्यादा है, तो उसके लिए आप जो यूज़ करते हैं वो इफ फंक्शंस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने देखा है तो
फंक्शंस के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, या फिर आपको बता दिया जाएगा कि जब भी फंक्शन स्टार्ट होता है तो हमेशा याद रखिए इक्वल के साथ होता है, उसके बाद फंक्शंस का नाम आता है और उसके बाद उसकी रेंज आती है। दोस्तों याद रखिएगा, तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है जो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम सेल नंबर की बात करते हैं तो जैसे मान लो यहाँ पे ए है तो और ये रो 1 है तो ये A1 है, फिर ये B1 है, याद रखिएगा। तो ये फॉर्मेट भी आपको प्रॉपर वे में पता होना चाहिए। उसके बाद इस तरीके से चार्ट आपको बनाने रहते हैं, तो ये सारा एक्सेल से पॉसिबल है। इस तरीके के विजुअल चार्ट्स आपके बन जाते हैं और जितने भी आपके फाइल हैं उसका भी पूरा प्रॉपर वर्क जो बुक है वो सारा का सारा आप सेव कर सकते हैं और प्रिंट भी आप आसानी से यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं, ये सारा स्ट्रक्चर्स आपको एक्सेल में मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा सजेशन ये रहेगा, कुछ जो बेसिक फंक्शंस हैं वो आप देख के जाएं और उनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक्सेल वर्ड में से ही करीब करीब 6 से 7 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ये सेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इसको जरूर देख के जाइएगा। यहाँ पे हमने इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से जो बेसिक चीज़ें वो हमने आपको बताई है, लेकिन आप इन डेप्थ इसको जरूर देख के जाइएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि आपकी ऑफिस प्रोडक्टिविटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। नाम से पता लग रहा है ऐसे पॉइंट जो पावरफुल है और उनको प्रेजेंट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है, बहुत बार यूज होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि यदि आप माइक्रोसॉफ्ट का उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स ऐड नहीं करते, वहाँ पे आप स्लाइड्स और उसके ऊपर एनिमेशन आप डालते हो, तो स्लाइड आप वहाँ पे लगाते हो। तो जब भी आप नई स्लाइड लगाओगे तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+N है और उनको सेव करने के लिए वही सेम Ctrl+S का उपयोग होता है। एक नए नाम के साथ अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो Ctrl+Shift+S के साथ इसका उपयोग कर सकते हैं, और आपकी जितने भी स्लाइड्स खुली हुई है उसको क्लोज करना चाहते हैं तो Ctrl+W का आप उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से इसका उपयोग, कुछ शॉर्टकट कीज़ है जो बहुत बार पूछी गई है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट होता है उसके अंदर आप सारी स्लाइड डिज़ाइन कर सकते हैं, उनके ऊपर एनिमेशन लगा सकते हैं, सारी स्लाइड्स को एक साथ रख के प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं भी आपको भी प्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ हमारा इन्फोग्राफिक्स को, ये भी सब माइक्रोसॉफ्ट की ही देन है जो हम आपका यूज़ कर पा रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारी प्रस्तुतिकरण है जो हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी में आपको देखेगा कुछ डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि अभी जो ग्राफिक्स क्रिएट होती है वो थोड़ा हिंदी में इतनी नीट एंड क्लीन नहीं होती है, इंग्लिश में अगर होता है तो बिल्कुल नीट एंड क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे हमने आपको समझाने के लिए कि आपको एक ब्रेन मैपिंग रहे उसके लिए यूज़ होता है, और आप जो स्लाइड बनाते हो उसको आप आसानी से PDF में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर जो वीडियो बनाते हो उसको भी GIF में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप जो डॉक्यूमेंट्स आप बनाना चाह रहे हो उसको पॉइंट वाइज शो करना चाह रहे हो तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। तो दोस्तों हमने देखा है कि पिछले 3-4 बार से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट से आ जाते हैं, एक्सेल से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं, वर्ड से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये तीनों जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनको आपको प्रॉपर वे में तैयार करके जाना चाहिए और आपको तैयार करना चाहिए। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का है। डिटेल के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का पूरा प्रैक्टिकल समझाया गया है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आप नॉर्मली ऑफिस में यूज़ करते हैं, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट होता है, आप उसको यूज़ करते हो, लेकिन अगर मान लो आपको गूगल प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, मतलब कि क्या जो डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर गूगल ने भी कुछ सर्वर साइट पे, सर्वर का मतलब है जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो वो कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो, वो सुविधा दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। तो गूगल के एप्लीकेशन में भी जिस तरीके से डॉक्यूमेंट होता है उसी तरीके से वहाँ पे यूज़ होता है गूगल डॉक्स का आप उपयोग कर सकते हैं। जब आप अपना जीमेल बनाते हैं तो उसके साथ गूगल की प्रॉपर्टीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, तो उसमें आप देखिएगा डॉक्स करके आपको एक सुविधा मिलती है जिससे कि आप सेम टू सेम जो डॉक्यूमेंट्स वर्क कर रहे हैं MS वर्ड में वो सारा आप बना सकते हैं, उसकी स्टाइल बदल सकते हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है गूगल डॉक्स। इसी तरीके के गूगल शीट जो होती है वो आपका जो एक्सेल वर्क कर रहा है सेम टू सेम गूगल की शीट वर्क करती है, और ये सारा का सारा डेटा आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो सेम टू सेम ऑनलाइन सर्वर के बेसिस पे। इसी तरीके से अपनी सारी फाइलें आप रखना चाहते हो तो आप गूगल ड्राइव का उपयोग करते हो, जिसके अंदर आपकी सारी फॉर्मेट जो सारी इंफॉर्मेशन है वो सब इसमें अवेलेबल रहती है। तो आप गूगल ड्राइव का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो भी इमेजेस हैं, फाइल हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब आप कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए गूगल ने आपको ये सारी सुविधाएं दी है। इसी तरीके से पावर पॉइंट के लिए स्लाइड आपको यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन एक और उठता है
कि जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट को यूज़ करते हैं, गूगल को यूज़ करते हैं, इसी तरीके से लिब्रा ऑफिस भी आता है जो कि ओपन सोर्स है, जिसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर भी ये सारी सुविधाएं आपको मिलती है। आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, आप वहाँ पे शीट का यूज़ करते हैं तो वो एक्सेल की तरह वर्क करता है, प्रेजेंट्स का यूज़ करते हैं तो प्रेजेंटेशंस के लिए यूज़ होता है। तो वो भी आपको देख के जाना है लिब्रा ऑफिस के बारे में, क्योंकि वो पूछा जाता है और आप इसको नेट पे डाल सकते हैं, या आप जो भी चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं तो आप लिब्रा ऑफिस के जितने भी टूल्स हैं एक बार जरूर देख के जाइएगा। और मेरा एक सजेशन है, चैट जीपीटी का आप उपयोग कीजिए, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप MICR, OMR इन सब की फुल फॉर्म्स जो हैं वो जरूर देख के जाइएगा। 100% आपको देखने को मिलेगा कि इसके क्वेश्चंस आते हैं। उसी तरीके से एक और ऑफिस के अंदर जो टूल्स यूज़ होते हैं वो होते हैं, जैसे हमको आपसे बात करनी है या हमको लाइव क्लासेस लेनी है तो हम वर्चुअल रूप में बात करेंगे। मतलब कि हम जूम, गूगल मीट के माध्यम से आपसे क्लासेस लेते हैं, आपसे इंटरेक्ट होते हैं, मीटिंग शेयर करते हैं, ऑडियो वीडियो जो स्कैनर्स हैं वो सब कुछ सेव होने हैं, वो किससे भी होता है वर्चुअल रूप में, जिसके लिए हम चैट, लाइक, कमेंट सब कुछ पॉसिबिलिटी हो पाती है हमारे वर्चुअल रूप से। तो ऑफिस के अंदर इस तरीके से बहुत से जूम है, गूगल मीट है, इन सब का हम उपयोग करके हमारा आसानी से मीटिंग जो प्रोसेस है वो कर पाते हैं, जो कि बहुत ही आवश्यक हो जाता है आज के सिनेरियो में, और आपको ये पता भी होना चाहिए। तो इसको भी आप एक बार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों देख के जाइएगा। तो हम बात करेंगे साइबर सुरक्षा की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ हो रहा है, और जितना ज़्यादा इंटरनेट यूज़ हो रहा है, जितना ज़्यादा हम डिजिटलाइज होते जा रहे हैं, उतना ही साइबर सुरक्षा बहुत ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि आपके OTP या आपके जो कार्ड हैं उन सारी इन्फॉर्मेशन आप मोबाइल पे रखते हैं, पैसे आप ट्रांसफ़र करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे, या फिर आप बहुत बार वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, बहुत बार आपको इमेजेस डाउनलोड करनी पड़ती है, या फिर आप बहुत सारी साइटों पे चले जाते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता कि ये साइट क्या काम कर रही है या इनका मेन ऑब्जेक्ट्स क्या है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमारा ये सेशंस है, जो कि बहुत ही अच्छा सेशंस है, जो RSCIT में या फिर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को जो इसके बारे में IT इतना नहीं यूज़ करता, तो उसको ये नॉर्मल एक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो उसी को लेकर ये पूरा का पूरा चैप्टर्स है। तो बेसिक अगर हम बात करें तो जो भी साइबर क्राइम है उसको हम कौन कौन से साइबर क्राइम है, और साइबर के साथ साथ हम उससे कैसे बच सकते हैं, और किस टाइप के साइबर आपकी सुरक्षा को डैमेज कर सकते हैं, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, कंप्यूटर्स हो, या फिर आपका पासवर्ड हो, वो कैसे क्रैक हो सकते हैं, उन्हीं को लेकर ये पूरा का पूरा सेक्शंस है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को समझना है, जैसे मेलवेयर, वायरस, टॉर्जन और स्पाईवेयर। ये क्या होते हैं? ये सारे के सारे एक तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर्स में या फिर आपके मोबाइल में सेट हो जाते हैं। आप 2 पैसे के लालच में या कुछ भी आपको लगता है फ्री देखना है, तो आप आसानी से इजीली क्लिक क्लिक क्लिक, जैसे नॉर्मली मूवीज़ जैसे आप देखते हैं, तो आपको देखना है बिल्कुल नई मूवी आप देखने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो आप जब मूवी देखते हैं तो आप क्लिक करते चले जाते हैं, बहुत सारी एड्स आते चले जाते हैं, आप उसको इग्नोर करते चले जाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आप ऐसा ट्रैकिंग में फंस रहे हैं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो प्रॉप हो जाती है, और फिर आपको पता ही नहीं लगता है कि मैं कब ट्रैप्ड हो गया। फिर आप पुलिस के पास जाते हैं तो वो ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो फिर आपका जो पैसा होता है या जो आपकी जो प्राइवेसी होती है वो बिल्कुल उनके पास आ जाती है, और फिर वो आपको मनी के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इस तरीके के जो भी आपको नहीं पता आप कौन से क्लिक कर रहे हो, तो आपको ये याद रखना है कि जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करें या ना करें, सिक्योर है या नहीं है, इस पर ऑथोरिटी सिक्योर है या वेबसाइट्स ऑथेंटिक है या नहीं है। तो ये सब जो होते हैं ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपके सिस्टम को या पूरी इंफॉर्मेशंस को चुरा लेते हैं, नुकसान करते हैं। इसी तरीके से पासवर्ड अटैक होता है, जो भी आपके अकाउंट होते हैं उनको जो हैकर्स होते हैं, 2 तरीके के हैकर्स होते हैं, एक तो इलीगल वर्क करते हैं और एक एथिकल होते हैं, जो कि आपके सर्वर साइट को या आपकी इन्फॉर्मेशन को बचाने के लिए लगे रहते हैं, वो एथिकल हैकर कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो भी आपके पासवर्ड है उनको क्रैक करने की कोशिश की जाती है। तो अगर आपने नॉर्मल सा पासवर्ड रखा है तो आपका पासवर्ड इजीली क्रैक हो जाएगा, और डर ये रहता है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, आपका पैसा इधर से उधर ट्रांसफर हो सकता है। तो ऐसे जो होते हैं वो अटैक से भी आपको बच के रहना चाहिए। उसके बाद आता है फिशिंग। ये बहुत बार यूज होती है। इसमें क्या होता है कि एक लिंक क्रिएट कर दिया जाता है, उसमें आपको बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे टूल्स दिए जाते हैं, आपको लगता है बहुत ईजी है, तो आप उस पर क्लिक करते हुए चले जाते हो और आप उनको ये इन्फॉर्मेशन दे देते हो, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि आप उनको ये एडमिट कर देते हो कि आप मेरी जो कंप्यूटर्स है या मेरा मोबाइल्स है इनमें आप एक्सेस कर सकते हो। और जब आप सोते हो तो वो सारी इन्फॉर्मेशंस को ले लेते हैं, कुछ आपकी प्राइवेसी होती है, कुछ आपके पासवर्ड्स होते हैं, तो ये सब उनके पास चली जाती है। फिर उसके बाद वो ब्लैकमेल करना चालू कर देते हैं। दोस्तों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के किसी भी डिस्काउंट ऑफर में या आपको कोई ऑफर मिल रहा है या आपको कोई मनी मिल रही है, उनको
पे आपको नहीं जाना है, ये हम आपको बहुत बार बार बोल रहे हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो अपना पासवर्ड बहुत यूनिक बनाइए। जब भी पासवर्ड यूनिक बनाइए तो नंबर्स लिखिए, आप अपने जो इमेजेस हैं या फिर आप ये बोल सकते हैं जो सिंबल्स हैं, वो बहुत प्रतीक जो इसे बोलते हैं, उन सबको आप डालें, हैश डाल दें, स्टार डाल दें। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा एक पासवर्ड बनाएं जो कोई हैक नहीं कर सके। डेट, नेम, इनको लेकर आप अपना पासवर्ड ना बनाइए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जब आप सर्फिंग करते हैं इंटरनेट पे, बहुत सारी चीज़ें सर्च करते रहते हैं, तो हम कौन सी वेबसाइट पे जाए। देखिए दोस्तों, जब भी आपका जो प्रोटोकॉल में एस लिखा रहे, ये इस तरीके का आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एस, तो इसका मतलब है कि ये सुरक्षित है। आप यहाँ पे एक बार जा सकते हैं, सर्फिंग कर सकते हैं। और जो आपके कंप्यूटर की जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे आपको दिखता है कि बहुत सॉफ्टवेयर फ्री मिल जाते हैं, तो आप उनको डाउनलोड कर लेते हैं। आपको नहीं पता उसके पीछे क्या है, तो आप हमेशा अपने एंटीवायरस, जो वायरस को आने नहीं देते, आपका जो ब्राउज़र है, उन सबको बिल्कुल सिक्योर रखो, जिससे कि कोई भी अनजान लिंक या अटैचमेंट आए ही नहीं और वो आप वहाँ से आप प्रोटेक्ट हो जाओ। और हमेशा मोबाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से टू फैक्टर जो आपकी ऑथेंटिक सर्विसेज हैं, जिसके अंदर पहले मोबाइल ईमेल पे जो ओटीपी है ईमेल पे जा सकता है, फिर आपके मोबाइल पे आता है, तो टोटल कंट्रोल रहता है। तो इस तरीके की जितनी सुविधाएं हैं जिससे कि आपको ऑनलाइन जो साइबर है उससे आप बच सकते हैं, उसको आपको फॉलो करना है। तो नॉर्मली अगर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और नॉर्मल जनरल थिंग है, तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके के सारे जो ऑप्शंस हैं उनको आपको प्रॉपर वे में आना चाहिए, प्रॉपर वे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये साइबर सुरक्षा को लेकर हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो हमने यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स में कवर किया है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। जिस तरीके का डिजिटल उपयोग चल रहा है, तो उसके साथ साथ क्योंकि डिजिटल का उपयोग हो पा रहा है, तो आपको भी बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट कंपनीज आपको प्रोवाइड करती है। तो इसी क्रम के अंदर डिजिटलाइजेशन होने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आधार के माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं घर बैठे मिलती है। आप अपना एक नया आधार कार्ड बना सकते हैं आसानी से, ऑनलाइन जाके भी ई मित्रा के माध्यम से भी आपको ये सुविधाएं आपको मिलती है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट कराने पड़ते हैं, तो आपको एक इस तरीके का एक आधार कार्ड आपको मिल जाता है, जिसके अंदर एक 12 अंक का एक डिजिट होता है। तो वो आधार कार्ड है आपको मिल जाता है, जिसको आप अपडेट करते हैं, जिसमें आपकी डेट भी होती है। आप उस पर सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे आपका घर बदल गया है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप पैसे निकाल सकते हैं। और ये आधार कार्ड आपकी एक आइडेंटिटी होता है। तो ये सब चीज़ें जो है, आधार कार्ड आप बोल सकते हैं कि आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होल्ड करता है और उससे आप बहुत सारी सुविधाएं ले सकते हो। तो वहाँ पर आपको डिजिटल की एक बहुत अच्छी सुविधाएं आपको आधार के माध्यम से मिलती है। उसी तरीके से आप किसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बैंक में एफडी आरडी को मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपका पैन कार्ड जो है उसकी इन्फॉर्मेशंस वहाँ पे फैच होती है, जिससे कि आसानी से आपका जो अकाउंट आपको खोलना है वो आसानी से आपका खुल जाता है। डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन पैन कार्ड भी आप घर बैठे बना सकते हैं, जिसके लिए आपको फॉर्म 49A फिल करना पड़ता है। उसके साथ साथ आप इनकम टैक्स रिटर्न, आपने कितना पूरे साल कमाया, उसके लिए ITR भी आप घर बैठ के कर सकते हैं। तो आप ये देखते रहे कि कितना डिजिटल उपयोग हो चुका है कि आपका बहुत सारी सुविधाएं, जैसे आपकी डे टू डे लाइफ की बात करें, आपको यहाँ से कहीं जाना है, आपकी रेलवे टिकट, आपकी बस टिकट, आपकी एरोप्लेन का टिकट, ये सब कुछ ऑनलाइन पॉसिबल हो पा रहा है। आपको मूवी एंटरटेनमेंट के लिए जाना है तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। यहाँ तक कि आप देख रहे हैं फूड भी आप ऑनलाइन बुक कर पा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कितनी सुविधाएं आपको डिजिटलाइज हो रही है। लेकिन जितनी ज़्यादा सुविधाएं हो रही है, उतना ज़्यादा सिक्योरिटी को लेकर भी आपको सतर्क रहना दोस्तों बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे आपके एग्जाम्स की अभी हम बात करें, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या होता है कि आप आसानी से घर बैठ के ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन भर उसको एक पंजीकरण आप आसानी से कर सकते हैं। अपना ऑनलाइन करके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट देना हो या किसी एग्जाम्स में अपने एग्जाम्स को फिल करना हो, ये भी आप आसानी से आपका जो ईमेल आईडी है उसके माध्यम से आप आसानी से अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सारी सुविधाएं जो है वो किसके कारण हो पा रही है, डिजिटलाइजेशन के कारण। तो आपकी नॉर्मली आप SSO ID यूज़ करते हैं, सिंगल साइन ऑन ID जो होती है वो आप यूज़ करते हो। वो भी एक क्या है कि आप आसानी से अपना फॉर्म भर पा रहे हो और आराम से एग्जाम्स में बैठ पा रहे हो, आपके रिजल्ट्स भी ऑनलाइन आ रहे हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो आपको मिल रही है उसका कारण कौन है, डिजिटल नागरिक सेवाओं के अंदर, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आप मोबाइल के थ्रू कर पा रहे हैं, तो ये पॉसिबल हो पा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक फास्ट ओवरव्यू लिया है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। और इन्फोग्राफिक्स को इसलिए क्योंकि आप आसानी से एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस में जा रही है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है। तो आपने यहाँ पे इस तरीके से हमने पूरी कोशिश करी है कि जो मेन पॉइंट्स हैं ये
सीरीज आपको बहुत अच्छी लगी होगी और हमने पूरी कोशिश करी है कि इन्फोग्राफिक के माध्यम से आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करें और एक नॉर्मल आपकी जो नॉलेज है डिजिटल वो भी आपकी इम्प्रूव करे। और उसके साथ साथ हम आशा करते हैं आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। आपको टोटल सबसे पहले 14 क्वेश्चंस को करेक्ट करना है। आपकी एक बेसिक नॉलेज भी है तो भी आपको पास हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपने पूरी तैयारी कर ली होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें जिससे कि जिनका भी एग्जाम्स होने वाला है वो इसको देखकर एक रिकैप कर सके। मॉर्निंग में भी जब आप जा रहे हैं 10 बजे से आपका पेपर है तो 1 घंटे पहले जरूर पहुंचिए, सारे डॉक्यूमेंट लेके पहुंचिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेस्ट ऑफ लक आरो टेक कंपनी की तरफ से, बेस्ट ऑफ लक आपकी सक्सेस के लिए। मिलते हैं नए टेक के साथ, नई स्किल के साथ। अगर इन डिटेल एंड प्रॉपर रोड मैप के साथ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सकते हैं कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट स्किल्स, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, वेब डेवलपमेंट हो या ऑटोमेशन हो, एआई हो, इनकी सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू, बाय बाय।